हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6th सेमेस्टर मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी चैप्टर 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है यूनिट 2 से वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको, एक बार शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैश्विक आर्थिक संस्थानों के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? राइट ए शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी वैश्विक आर्थिक संस्था का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनना है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, और ये देश आपस में व्यापार करते हैं और पैसा उधार भी लेते हैं, निवेश भी करते हैं, और कभी कभी आर्थिक संकटों में भी फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब वैश्विक आर्थिक संस्था इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, इसको आपको रीड कर लेना है। इसका मतलब तो हम आपको समझा चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्यों बनाया गया? तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान से सुनना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। तो कई देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, व्यापार भी कम हो गया था, और देशों के सामने पैसा की समस्या आने लग गई थी। तो इसीलिए देश ने सोचा कि अगर हम मिल करके आर्थिक समस्याओं का समाधान करें और एक दूसरे की मदद करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी सोच के कारण कई वैश्विक आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ गया था, जिसमें से आपका पहला है IMF। IMF का फुल फॉर्म आपको लॉन्ग वाले क्लास में बता दिया गया था, तो आई होप कि आपको याद होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF का पूरा नाम आपको याद रखना है। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला संस्थान है। तो IMF की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1944 में। ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसको आपको एक उदाहरण के साथ समझना है कि मान लीजिए कि किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके पास दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है, तो उसे भुगतान संतुलन की समस्या हो रही है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो रही है। तो ऐसे समय में IMF क्या करेगा कि IMF उस देश को ऋण और आर्थिक सहायता दे सकता है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था समस्या से बाहर निकल सके। ठीक है, तो IMF तो ऋण तो दे देता है और आर्थिक सहायता भी दे देता है। तो अब हमको जानना है कि IMF क्या क्या करता है। तो IMF क्या क्या करता है? ये आर्थिक संकट में मदद करता है। ठीक है, आर्थिक संकट में मदद करता है, और क्या करता है कि भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। उसके बाद क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। इसका कहने का मतलब है कि IMF का उद्देश्य देशों के बीच मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। तो ये इसका उद्देश्य होता है। और चौथा क्या करता है कि आर्थिक सलाह भी देता है। तो IMF केवल पैसा ही नहीं देता है, बल्कि देशों को आर्थिक नीतियों के संबंध में सलाह भी देता है। तो ये IMF का कुछ कार्य के बारे में था, जिसको आपको याद रखना है। लॉन्ग में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक, चलिए अब दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये क्या करता है और इसका क्या काम है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विश्व बैंक का काम क्या है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ही हुई थी। ठीक, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उन देशों की मदद करना है जो अभी
विकास की प्रक्रिया में है, यानी विकासशील देशों की मदद करनी है। मान लीजिए कि किसी गरीब या विकासशील देश को सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सिंचाई जैसी सुविधा विकसित करनी है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है ये सब चीज़ बनाने के लिए, ठीक। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक क्या करेगा कि उस देश को ऋण देगा और आर्थिक सहायता देता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि विश्व बैंक किन क्षेत्रों में मदद करती है। तो ये किन क्षेत्रों में मदद करेगी, तो ये आपको मदद करेगी शिक्षा के विकास में, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा में, सड़क और परिवहन में, बिजली और ऊर्जा में करती है, और पानी और स्वच्छता में, गरीबी कम करने में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में ये मदद करती है। अब अगला है ये WTO। WTO का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसको कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। एक उदाहरण देते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से सामान खरीदते हैं और बेचते भी हैं। जैसे भारत क्या करता है कि दूसरे देशों को चाय, दवाई, कपड़ा बेच सकता है, और भारत दूसरे देशों से तेल, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब खरीद भी सकता है। लेकिन अगर हर देश व्यापार के अपने अपने नियम बनाएगा और दूसरों देशों के साथ मनमानी करेगा तो व्यापार में बहुत समस्या पैदा होगी। तो इसीलिए WTO क्या करता है कि देशों के बीच व्यापार के नियमों को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो WTO के कुछ मुख्य काम भी है जो कि आपको याद रखना है। तो इसका कुछ मुख्य काम है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा देता है। दूसरा मुख्य काम है व्यापारिक नियम बनाना। तीसरा है व्यापार विवादों का समाधान करना। मतलब कहने का यही है कि अगर दो देश के बीच व्यापार को लेकर के विवाद हो गया तो WTO की व्यवस्था के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ 3 मुख्य काम है इसकी जो कि आपको याद रखना है। अब अगला है ILO, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ILO का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसे उचित मजदूरी, सुरक्षित जगह काम करने के लिए और काम के उचित घंटे और श्रम के अधिकार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। तो श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थिति को बढ़ावा देने के लिए ILO बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो ILO का क्या काम है, इसका काम है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा काम है इसका बेहतर कार्य परिस्थिति दिलाना। तीसरा है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक बनाना। चौथा है सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण। इसका कहने का मतलब है कि श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ठीक। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। अब अगला है, लिखा गया है वैश्विक आर्थिक संस्थानों का महत्व, ठीक है। तो इसका महत्व के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको इसका याद रखना है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। जैसे कि दुनिया के किसी देश की अर्थव्यवस्था में समस्या आने पर उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए IMF जैसी संस्थान देशों की आर्थिक समस्या को संभालने और विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, ठीक। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है विकासशील देशों की मदद करता है ये, यानी कई विकासशील देशों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पैसा और तकनीक का ज्ञान नहीं होता है। तो ये संस्था जो है ये क्या करती है कि उनकी मदद कर देती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी WTO जैसी संस्थान जो है वो क्या करती है कि देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने का काम करती है और व्यापार के नियमों को व्यवस्थित करने में मदद भी करती है। यानी देश एक दूसरे से सामान आसानी से खरीद सके और बेच सके। तो इस तरीके से ये क्या करती है, नियम बनाती है व्यवस्थित रूप में। चौथा पॉइंट आपको इसका याद रखना है कि आर्थिक संकट से निपटने में भी सहायता करती है, यानी जब
किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है, जैसे विदेशी मुद्रा की कमी हो गई या भुगतान संतुलन की समस्या हो गई, तो IMF जैसी संस्था क्या करती है कि वित्तीय सहायता देती है और आर्थिक सलाह भी देती है। इसका कहने का मतलब है कि मुश्किल समय में आर्थिक सहयोग देना। ठीक है, 5वां पॉइंट आपको इसका याद रखना है। 5वां पॉइंट है कि देशों के बीच आर्थिक सहयोग, यानी ये संस्था क्या करती है कि अलग अलग देशों को एक साथ लाते हैं और देश आपस में व्यापार करते हैं, निवेश भी करते हैं, विकास करते हैं और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। तो सभी देश आपस में मिल करके काम करते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट आपको इसके महत्व के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपसे शॉर्ट में, अगर अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या महत्व है संस्था का, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो यहीं तक इसमें लिखना था। लास्ट में ये निष्कर्ष दिया गया है, आपको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि वैश्विक आर्थिक संस्थानों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। मेक एन असेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिख देना है कि वैश्विक आर्थिक संस्थान का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी हम आपको बताएं कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसमें कुछ प्रमुख संस्थानों का नाम लिखना है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ILO के बारे में एग्जाम्पल दे करके जैसे अभी हम आपको समझाए वैसे आपको इसमें लिख देना है। तो सेम इसमें वैसे ही लिखना है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए सेम वैसे ही लिखा गया है। इसकी कुछ भूमिका के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये से भूमिका हेडिंग देना है और पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखना है। अभी हम आपको समझा ही रहे थे कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का काम करता है, विकास में बढ़ावा देता है। तो ये सब देख लीजिए सेम ऐसे लिखा है, इसको आपको रीड कर लेना है। एग्जाम्पल तो हम आपको दे ही चुके हैं, तो वो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है और एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आप सभी का काफ़ी कमेंट आता है, बार बार एक ही सवाल आप सब पूछते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ। हर वीडियो में हम आपको बता देते कि PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो जो भी अवेलेबल होगा, मेरे पास 4 सेमेस्टर का अवेलेबल नहीं था तो वो सब डिलीट हो चुका है, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है वो हम वहाँ पे डाल देते हैं। बाकी ये 6 सेमेस्टर का सारा ये सब अवेलेबल है, तो वो हम धीरे धीरे करके वहाँ पे डाल देते हैं। जो नहीं डाला गया है वो भी डाल दिया जाएगा सारा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, 4 सेमेस्टर का मेरे पास नहीं था। तो यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, इसको संक्षेप में बताना है। ठीक, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, जैसा कि आपको पता ही है। तो कई देशों को पैसों की कमी हो गई, आर्थिक संकट आ गया था और पुनर्निर्माण की समस्या भी थी। तो इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जुलाई 1944, ठीक है, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर कई देशों का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में रखी गई थी। इसका कहने का मतलब यही है कि इस सम्मेलन में क्या विचार रखा गया था, इसमें विचार रखा गया था कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को कैसे स्थिर बनाया जाए और देशों को आर्थिक संकट से कैसे बचाया जाए। तो इसी सम्मेलन में आगे चल कर के IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना का रास्ता तैयार हुआ। तो इन्हें ही सामान्यतः ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है। तो इन्हीं को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, कुछ संस्थाओं का नाम, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में हम आपको समझा ही चुके हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद ये दोनों IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको इसका उद्देश्य लिखना है, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के बारे में उद्देश्य लिखना है, इसका उद्देश्य। तो चलिए अब समझते हैं कि इन संस्थाओं को बनाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि विश्व में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता स्थापित करना। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को स्थिर रखना, ताकि
देशों को बार बार बड़े आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कहने का कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग यानी अलग अलग देशों के बीच मुद्रा और आर्थिक मामलों में सहयोग बढ़ाना, मतलब देश आर्थिक मामलों में मिलकर के काम करें। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक संकट से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता देना। कहने का मतलब है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाए तो उसे ऋण और वित्तीय सहायता दी जा सके, यानी देश अगर संकट में है तो आर्थिक सहायता देना है। चौथा पॉइंट है कि युद्ध के बाद देशों के पुनर्निर्माण में सहायता करना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिन देशों को भारी नुकसान हुआ था उनके पुनर्निर्माण में सहायता करना, जैसे कि सड़क, उद्योग, बिजली और अन्य सुविधा को फिर से विकसित करना। विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दे करके उनके विकास और गरीबी को कम करने में मदद करना ही इनका उद्देश्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब है कि देश के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना ताकि विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको इसका उद्देश्य के बारे में याद रखना था। अब यहाँ पे महत्व दिया गया है, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्या, तो इन संस्थाओं ने आधुनिक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि IMF की भूमिका, विश्व बैंक की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको इसकी भूमिका के बारे में पढ़ा ही चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है और लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। ये हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, WTO, ILO, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में और इनकी भूमिका के बारे में तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नज़र इस पर देख लेना है कि क्या लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। ठीक, तो WTO का तो फुल फॉर्म आपको पहले नंबर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी ये बात आपको इसमें याद रखनी है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि WTO है क्या। ठीक, तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार के नियमों को व्यवस्थित करने का काम करता है। इतना बात आपको इसमें लिख देना है। ठीक, उसके बाद इसकी कुछ प्रमुख भूमिकाएं के बारे में, यानी इनका रोल क्या है, ये आपको देना है हेडिंग में। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके लिखना है आपको यहाँ तक। यहाँ तक आपको इसका रोल लिखना है। उसके बाद आपको इसमें सीमा अगर आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसकी कुछ सीमाएं भी है, वो भी आपको लिखना है। इसका कहने का मतलब यही है कि अब तक हमने सिर्फ WTO के फायदे के बारे में पढ़ा, लेकिन हर संस्था की कुछ कमियां या सीमाएं भी होती है। क्या क्या कमी है WTO का, तो पहला नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि विकसित देशों का अधिक प्रभाव है। यानी कई बार क्या होता है कि ये आलोचना देखी जाती है, मतलब इसमें कुछ कमियां भी देखी गई है कि WTO में विकसित और शक्तिशाली देशों का प्रभाव अधिक होता है। तो शक्तिशाली देश क्या करते हैं कि अपनी बात ज़्यादा प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। दूसरी कमियां इसमें क्या है कि विकासशील देशों के हितों को पर्याप्त महत्व न मिलना, यानी विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति विकसित देशों से अलग होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी WTO के व्यापारिक नियमों और व्यवस्थाओं में विकासशील देशों के हितों का पर्याप्त महत्व नहीं मिलने की आलोचना भी की जाती है। तीसरा कमी है इसमें कि कृषि से संबंधित असमानताएं भी देखी गई है इसमें, यानी कृषि व्यापार में विकसित और विकासशील देशों के बीच कई मतभेद रहे हैं। तो विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सहायता और कृषि सब्सिडी जैसी मुद्दे विकासशील देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि व्यापार से जुड़ी असमानताएं भी देखी गई है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिलता है और कुछ देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादन क्षमता अधिक मजबूत होने के कारण उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। ठीक, तो ये सब कुछ कमियां हैं जो कि WTO में देखा गया है।
तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे निष्कर्ष भी लिख दिया गया है, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स के बारे में आपको लिखना है। इन दोनों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको लॉन्ग में भी बोले थे कि हम आगे यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स के बारे में और एशियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि यूरोपियन संघ क्या है। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं। इन देशों ने आपस में मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाया है जिसमें वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो इसी संगठन को यूरोपीय संघ कहा जाता है, यानी यूरोपियन यूनियन इसी को कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि, maastricht ट्रीटी के लागू होने के साथ ही हुआ था, ठीक है। इसका डेट भी आपको याद रख लेना है, यहाँ पे लिख दिया गया है 1 नवंबर 1993, और कौन से संधि के साथ लागू हुआ था ये भी लिखा गया। उसके बाद आपको इसके उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है इसका कुछ मुख्य उद्देश्य है। पहला पॉइंट दिया गया है आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना, यानी कहने का मतलब है कि ईयू के सदस्य देश आर्थिक और राजनीतिक मामलों में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, यानी ईयू का मतलब यहाँ पे ये था यूरोपियन यूनियन की बात हो रही थी, ठीक। तो अगला पॉइंट है वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना। कहने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। कहने का मतलब है कि सामान एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सके, सेवाओं का आदान प्रदान हो सके, पैसा और निवेश एक देश से दूसरे देश में जा सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि ईयू सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है और यूरोप को विश्व व्यापार में एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र बनाने में मदद करता है, ठीक। अगला पॉइंट है सदस्य देशों में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना भी है। अगर व्यापार और निवेश बढ़ता है तो कंपनियों का विकास हो सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा भी हो सकते हैं, ठीक है। यूरोप में शांति, स्थिरता और सहयोग बनाए रखना। कहने का मतलब है कि यूरोपीय देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध और संघर्ष हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करना भी है, यानी देश आपस में लड़ने के बजाय बातचीत और सहयोग से समस्याओं को हल कर ले। अगला पॉइंट है सदस्य देशों के बीच साझा नीति का विकास करना, नीतियों का विकास करना। इसका मतलब है कि ईयू के सदस्य देशों कई क्षेत्र में साझा नीतियों और नियम बनाने की दिशा में काम भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे सदस्य देशों के बीच सहयोग और एकीकरण मजबूत हो जाते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट आपको इसका उद्देश्य के बारे में याद रखना है। अब इसका महत्व यहाँ पे दिया गया है और निष्कर्ष भी दे दिया गया है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब हम जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है, ठीक। तो अब आपको इसके बारे में याद रखना है ध्यान से कि ब्रिक्स उभरती हुई और बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देशों का एक सहयोगी समूह है, यानी ब्रिक्स नाम इन देशों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से बना है। कौन से देश? तो आपको ये जो लिखा गया है BRICS जो लिखा गया है, ये ब्राज़ील का B, रसिया का R, इंडिया का I, चाइना का C और साउथ अफ्रीका का S, ये सब मिला करके इसको बनाया गया है BRICS, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, स्पेलिंग भी याद रखना है। तो इसको मिला करके बनाया गया है। तो इसका जो स्पेलिंग ये जो लिखा गया है B, ये B कहाँ से लिया गया है? ब्राज़ील का B लिया गया है, यहाँ से रसिया का R लिया गया है, इंडिया का I, चाइना का C और साउथ अफ्रीका का S लेकर के इसको बना दिया गया है BRICS, ठीक। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इन देशों के बीच
आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक और विकास संबंधी सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट दिया गया है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाना है, यानी ब्रिक्स के जो सदस्य देश होंगे वो आपस में व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना, यानी ब्रिक्स देशों के बीच क्या करता है कि निवेश और विकास संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे एक देश की कंपनी दूसरे सदस्य देशों में निवेश कर सकती है, तो निवेश बढ़ेगा तो उद्योग भी बढ़ेगा और उद्योग बढ़ेगा तो विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। विकासशील देशों के हितों को वैश्विक मंच पर मजबूत करना, इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में विकसित देशों का प्रभाव काफ़ी अधिक है। तो ब्रिक्स क्या करती है कि ब्रिक्स विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की आवाज़ का वैश्विक मंच पर मजबूत करने का प्रयास करती है। वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मतलब है कि ब्रिक्स के सदस्य देश वित्तीय और अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग करते हैं और इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना भी होता है। अगला पॉइंट है कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग को मजबूत करना, इसका कहने का मतलब है कि ब्रिक्स देश चाहते हैं कि विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी वैश्विक संस्थाओं में केवल विकसित देश का प्रभाव न हो बल्कि जो विकासशील देश है उनकी भी जो भागीदारी हो वो मजबूती से हो, मजबूत भागीदारी हो। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट दिया गया है कि सदस्य देशों के बीच तकनीकी और विकासात्मक सहयोग बढ़ाना, कहने का मतलब है कि ब्रिक्स देश विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि सहयोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे महत्व दिया गया है, तो महत्व दिया गया है तो ये भी आपको समझा ही देते हैं। ब्रिक्स क्या करती है कि ब्रिक्स विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। तो इसके माध्यम से सदस्य देश कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, जैसे कि वित्त में, व्यापार में, निवेश में, विज्ञान में, तकनीक में, विकास में और वैश्विक आर्थिक मुद्दों, इन सभी चीज़ों में ये क्या करते हैं कि सहयोग करते हैं। तो इससे सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो जाती है। ठीक, तो ये इसका कुछ महत्व आपको याद रख लेना है। अब हम पढ़ेंगे एशियान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ एशियान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल पार्टनरशिप। तो जैसा कि हम आपको बोल ही रहे थे कि एशियान के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो शॉर्ट में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अब ध्यान से सुनना है आपको कि एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। और इसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, यानी यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी, यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे लिखा भी गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश मिलजुल करके काम करें और आपस में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाए और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अब वही चीज़ लिखा गया है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है ये, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि मिलजुल करके ये काम करते हैं, क्षेत्रीय व्यापार का विस्तार करते हैं। आगे है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग करना, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और अन्य देशों के साथ साझेदारी भी करते हैं, विकासशील देशों के हित की रक्षा। तो ये कुछ 8 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। अगला है आसियान की उपलब्धियाँ के बारे में हम आपको समझाते हैं। ये आपको थोड़ा हो सकता है कि हार्ड लगे,
तो बाकी जो आसान लगता है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, वो हम छोड़ देते हैं ताकि आप खुद से भी पढ़ करके समझने की कोशिश करें। ये हम आपको समझाते हैं। तो अब तक हमने एशियान के काम पढ़े और अब सवाल है कि एशियान ने क्या हासिल किया है। ठीक है, तो ये सवाल है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया है, यानी एशियान ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को एक साथ ला करके उनके बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाया है, यानी देशों ने एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना सीखा है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया है। कहने का मतलब है कि एशियान ने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इससे सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से अधिक जुड़ गई है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि राजनीतिक संवादों को मजबूत किया है। कहने का मतलब है कि सदस्य देशों को एक दूसरे से बात करने का मंच भी यहाँ पर मिला है। तो इससे क्या हुआ कि इससे राजनीतिक समस्याओं और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने में मदद भी मिली है। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता। कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा गया है, कहने का मतलब है कि एशियान ने दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। तो इसका उद्देश्य है कि देश के बीच विवादों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से सुलझा लिया जाए। तो ये कुछ 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना था। और यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो जितना भी क्वेश्चन था शॉर्ट में यूनिट 2 से, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3, 4, 5 जल्द से जल्द, मतलब कि कल आपका आधा पूरा पॉलिटिकल साइंस हम पूरा आधा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कल से परसों तक 2 दिन के अंदर में पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 10 को पूरा ख़त्म कर देना है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक जा करके रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ये PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक ना मिले तो आपको वहाँ पे चले जाना है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और कुछ वीडियोस के नीचे भी है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप सभी को हम 2 दिन के अंदर में कंप्लीट कर देंगे।